लास्ट क्लास जो है एरे डिस्कस कर रहे थे, वो में एरे वन डायमेंशनल एरे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, और वी जस्ट डिस्कस अबाउट the syntax part of the variable declaration in array। तो फिक्स साइज के लिए हम लोग एरे वन डायमेंशनल डिस्कस किए थे, और एरे में आप जिस तरह का डेटा होल्ड करते हैं उसके बेसिस पर एरे को हम डिस्क्राइब करते हैं, आइदर डेटा टाइप के थ्रू या इनिशियलाइज्ड वैल्यू के थ्रू। तो इनिशियलाइज्ड वैल्यू के थ्रू अगर सब्सक्रिप्ट का साइज आपका मेंशन होता है या डेटा टाइप, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। और अगर वैर कीवर्ड यूज करते हैं तो वैर कीवर्ड में वी कैन यूज द डेटा टाइप एज वेल एज द साइज ऑफ द पर्टिकुलर एरे। ठीक है। नाउ वन डायमेंशनल एरे का ये सिंटेक्स हम लोग देखे थे। टुडे विल डिस्कस द टू डायमेंशनल एरे। और टू डायमेंशनल एरे के केस में हम वी हैव टू कंसीडर रो एज वेल एज कॉलम। रो और कॉलम के लिए नाउ I think that you already completed the Python in first semester, and you must have the concept of slice and array. What is the relationship between array and slice? So, and what is the use of slice? ठीक है ना? Why we are using slice? तो array से अगर part of information को retrieve करना है तो we can use slice. In Python also you are doing the same. By the help of slice you can decompose or break up the entire set of element into a different slices, because अब ये just like a modular programming concept में work करता है। As like in modular programming, debugging is fast, debugging is easy to handle. So whenever you have a slice or part of the particular list, then you can perform or make decision over that particular content in a fastest manner as compared to the array। array के ऊपर जो operations है वो आप fastest manner में कर सकते हैं। like जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं divide and conquer algorithm। तो whenever we are doing the divide and conquer algorithm to sort out the list of element, like quick sort यूज करते हैं, तो क्विक सॉर्ट यूज करें, बाइनरी सर्चिंग यूज करें, तो उस केस में वी हैव टू डिवाइड द इंटायर लिस्ट इनटू टू सेगमेंट। तो क्विक सॉर्ट के केस में पाइवोट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो पाइवोट एलिमेंट इज बेसिकली व्हाट इट इज द सेपरेटर ऑफ द टू सेक्शन of the particular list। So we can perform operation individually on each and every section, and then after merge the list to find out the final solution। So we just discussed that slice, which is also used in Go programming to retrieve the part of information from the array। But before that, टू डायमेंशनल एरे में, जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू डायमेंशनल एरे में एक्चुअली रो और कॉलम बेस्ड हमारा जो आपका इंफॉर्मेशन परफॉर्म किया जाता है। तो टू डी एरे में जो भी रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशन होगा, उस रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशन में वी जस्ट डिस्कस द सिंटेक्स, बट आई जस्ट गिव यू वन प्रॉब्लम टुडे, and through that problem we can discuss the particular 2D array। तो I think that the data structure is completed। आप लोग पढ़ लिए होंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना? यस सर। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो यू ऑल्सो हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्पार्स एरे और स्पार्स मैट्रिक्स। यस सर। यस। Then what is the difference between a sparse matrix and the normal array? Anyone? What is the difference between a sparse matrix and normal array? Normal array और अगर बोला जाए स्पार्स एरे या स्पार्स मैट्रिक्स, दोनों में क्या डिफरेंस? स्पार्स मैट्रिक्स में सर जनरली जीरो ज्यादा होता है सर। स्पार्स मैट्रिक्स में? यस सर। स्पार्स मैट्रिक्स में जब एरे स्पार्स एरे क्रिएट करते हैं तो उसमें जीरो को कैसे कंसीडर करते हैं?
whenever we have more zero element as an element in the list, then we need a special type of arrangement, ठीक है ना, a special type of arrangement for element. स्पेशल अरेंजमेंट और एलिमेंट. तो स्पेशल अरेंजमेंट क्या करते हैं, तो स्पार्स एरे जब हम क्रिएट करते हैं, स्पार्स एरे को हमको मैट्रिक्स में अगर स्टोर करके रखना है तो वी यूज अ स्पेशल अरेंजमेंट. तो स्पेशल अरेंजमेंट में दैट अरेंजमेंट डज नॉट कंसीडर द जीरोथ एलिमेंट, इट विल कंसीडर ओनली नॉन जीरो एलिमेंट. तो नॉन जीरो एलिमेंट आपका जब होगा तो उस केस में जो लिस्ट बनेगा उस लिस्ट में कुछ चीज जो है फिक्स रहेगा, कुछ चीज जो है वो डिपेंड करेगा आपका नॉन जीरो एलिमेंट पर. तो नॉन जीरो एलिमेंट पर दैट मीन्स कि यहाँ पर ये एक रो फिक्स है और ये जो 3 कॉलम है, इस 3 कॉलम में पहला कॉलम तो टोटल नंबर ऑफ रो आपके एरे में क्या है, दूसरा कॉलम टोटल नंबर ऑफ कॉलम और तीसरा जो है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट. ये आप इसमें प्लेस कर देते हैं, ठीक है. तो नॉन जीरो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एनआर, एनसी और एनजेड. अब इसका जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुट करेंगे. तो ये पहला रो आपका फिक्स हो गया, जैसे कॉलम 3 फिक्स हो गया. तो जो स्पार्स या 3 टपल आपका जो बनेगा उसमें कॉलम आपका जो है वो 3 ही रहेगा. रो जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो से एक ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें एक रो आप फिक्स कर दिए हैं. उस रो में तो सब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अगर कोई एक एरे है 3x3 मैट्रिक्स, अगर कोई है 0 1 0 0 0 1 2 1 3 0, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है. तो फॉर दिस वी जस्ट कंसीडर ओनली नॉन जीरो एलिमेंट. तो यहाँ पर जीरो एलिमेंट आपका कितना है, जीरो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और नॉन जीरो एलिमेंट nz इज इक्वल टू 5 है. तो 3x3 है, 9 एलिमेंट इज देयर. तो 5 अगर जीरो है तो 4 आपका नॉन जीरो है. तो दिस अरेंजमेंट कंसीडर ओनली दिस नॉन जीरो एलिमेंट, it will not consider the zeroth element. Any whatever zeroth element we have in the array, it will not considered by the particular this arrangement, 3 tuple arrangement, or you can say sparse arrangement of the particular matrix. तो यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से आपको पता चल रहा है. तो यू कैन मेंशन हियर number of row, how many row is there, so 3. How many column, so 3 column is there. And how many non-zero, so 4 non-zero element, total number of non-zero element is 4. Now you have to create these types of array, these types of list in which only non-zero element is considered, zeroth element is not considered for any array which consists of more zeroth element compared to non-zero element. Now अब यहाँ पर क्या है, you have to print only the zeroth element in this particular list. So whenever you are in the printing mode, then first row, first column, first row, second column, first row, third column. So in first row only second column contains the non-zero element. So we just mention here. Now it is fixed that non-zero अगर 4 है तो total number of आपका row कितना हो जाएगा, 4 plus 1 that is 5 for this example. Otherwise, for generalized manner, your row is equal to total number of non-zero plus 1. ठीक है ना. तो whatever non-zero element, total number of non-zero element you have, you just add 1 with that particular element. And column equal to 3 is fixed. Now see in this particular example, अब आपको एक यानी कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में यानी कि नंबर ऑफ रो, कौन सा रो, तो यहाँ पर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एरे को 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं. यूजर इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ही मानेगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ही मानेगा. तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वी मेंशन हियर, वी ऐड 1 टू द एग्जिस्टिंग इंडेक्स पोजीशन. तो 0th अगर रो बोल रहे हैं तो वी जस्ट ऐड 1 टू प्रिंट इट इन ए फर्स्ट, प्रिंट इट एज ए फर्स्ट रो. सिमिलरली 1 के जगह 2 इसलिए
क्योंकि वन आपका इंडेक्सिंग एरे प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर इसको फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ही मानेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि पहला जो कॉलम है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो कॉलम है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि किस रो के किस कॉलम में, और तीसरा जो आपका है वो कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉन जीरो एलिमेंट वन है, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट वन। सिमिलरली फर्स्ट रो कंप्लीट है, अब बाकी जीरो एलिमेंट है। नाउ सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में तो जीरो है, सेकंड में जीरो है, थर्ड कॉलम यानी कि सेकंड रो के थर्ड कॉलम में टू है। ओनली आपको नॉन जीरो चार ही रखना है, एक तो आप फिक्स कर दिए हैं नंबर ऑफ रो कॉलम और नॉन जीरो के लिए। तो अब तीसरा हो गया, अब सेकंड रो में भी अब नहीं है, कंप्लीट एक ही है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट वन है, और थर्ड रो के सेकंड कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट आपका थ्री है। तो यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू प्रिंट द पर्टिकुलर स्पार्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर, जिसमें पहला आपका रो फिक्स रहेगा, कॉलम फिक्स रहेगा तीन, टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो डिपेंड करेगा नॉन जीरो एलिमेंट प्लस वन। तो दिस वन इज क्लियर टू यू। Earlier in data structure you already do the particular generate this types of array. Now note it down this problem. Write a program to count total number of zero and non-zero element from the list, that means two dimensional list, ठीक है ना। list और here list is the in matrix form, तो वन डायमेंशनल नहीं, टू डायमेंशनल एरे में से आपको टोटल नंबर ऑफ जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के पहले आपको लिस्ट यानी कि मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा। नाउ अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में आपको दो तीन सेगमेंट पर वर्क करना है। पहला चीज क्या है, यू हैव टू क्रिएट वन फंक्शन, दैट इज मेन फंक्शन, आपको पता है मेन फंक्शन आप बनाएंगे। नाउ यू हैव टू क्रिएट वन क्रिएट फंक्शन थ्रू विच यू क्रिएट द पर्टिकुलर लिस्ट, आपका जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट करेंगे इस फंक्शन के थ्रू। देयर इज वन ट्रैप फंक्शन एंड वन मोर फंक्शन इज देयर वैलिडेट, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस इंटायर आपको करना क्या है कि इसके लिए एक स्विच स्टेटमेंट ले लेना है, जो डेटा स्ट्रक्चर में आप ऑलरेडी किए होंगे नंबर ऑफ टाइम्स। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये सारा आपका मेन के अंदर, ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट ट्रैप वैलिडेट। वैलिडेट क्या करेगा कि अगर आपका जो लिस्ट है उसमें जीरोथ एलिमेंट ज्यादा है तो उसके लिए स्पार्स मैट्रिक्स यानी स्पार्स एरे का जरूरत है, स्पार्स फॉर्म ऑफ द मोड का जरूरत है। तो उस केस में हम स्पार्स मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे, यानी कि वी कंसीडर ओनली जीरोथ एलिमेंट एंड नॉन जीरो एलिमेंट एंड नॉट कंसीडर द जीरोथ एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द एरे यानी मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे। यू कैन यूज लूप इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जब आप सॉल्व करेंगे तो लूप आपको यूज करना पड़ेगा रो और कॉलम के लिए। काउंटर पार्ट में जीरो और नॉन जीरो को चेक करने के लिए, काउंट करने के लिए काउंटर पार्ट आपका रहेगा। तो जो भी एलिमेंट अवेलेबल इन द मैट्रिक्स जो रहेगा उसके बेसिस पर आप जीरो और नॉन जीरो चेक करेंगे। यू हैव टू यूज एरे, तो एरे तो यूज होगा ही। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज जॉब्स देन यू थिंक अबाउट द स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट यू कंप्लीट दिस पार्ट, ये पार्ट कंप्लीट करिए। एंड इफ एनीवन है इसमें से कोई है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड है, एनीवन? आशीष कुमार, सचिन राज, अभिमन्यु कुमार, निकिता कुमारी, anyone raise the hand because I want to see the your effort, आपका effort देखना चाह रहे हैं कि what you are doing। नमन मनी, मान्यता कुमारी, आशीष राहुल, you are not connected or with audio। Radha, you are also not connected with audio। अमन कुमार, आनंद कुमार, रोल नंबर 43,
क्वेश्चन इज क्लियर? क्या करना है पता है ना सबको? या एनी डाउट इन क्वेश्चन? प्रिय रंजन, रिस्पॉन्ड करिए आप। सर मैं फोन से ज्वाइन हूँ सर। यस, फोन से ज्वाइन हूँ मैं। सारे लोग फोन से ही ज्वाइन करते हैं जी। सर क्लास का बर्डन इतना ज्यादा है सर हाँ, वो कि अब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कम से कम कुछ कुछ पेपर में लैपटॉप कनेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें आपको 3-4 वर्क करना है बस। इसमें 2-3 काम करना है आपको। पहला चीज, इसमें एक क्रिएट फंक्शन यूज करना है आपको। अब दूसरा कि अगर आप पैरामीटर नहीं लेना चाहते हैं, तो पैरामीटर नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में यू जस्ट कंप्लीट इंटायर वर्क इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर ही सारा काम करेंगे। तो एक suppose करो कि एक एरे हम लोग लेते हैं, एक एरे 3x3 का एक एरे लेते हैं, इंटीजर टाइप। इसको ग्लोबली ले लेते हैं इसलिए कि आपका इसका यूज हम अलग अलग फंक्शन में कर सकें इस एरे का। ठीक है, तो 3x3, that means 9 elements there is there. Now after that we just take क्रिएट करने के समय हमको एरे का एलिमेंट लेना होता है। तो वी जस्ट टेक वन स्टेटमेंट, और अगर साइज आप यूजर एंट्री प्रोविजन देंगे तो फिर यहाँ पर साइज के लिए फिर आपको रो और कॉलम का एंट्री लेना पड़ेगा। तो वी जस्ट टेक दैट वन इन स्टैटिक मैनर, इंटर द एलिमेंट ऑफ एन array, देन वी टेक वन फॉर लूप। और यहाँ पर अगर हम रो और कॉलम के लिए, सपोज रो और कॉलम को अगर हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एनीवन? विदाउट डिक्लेरेशन अगर यहाँ आर को यूज करना होगा या कॉलम के लिए सी को, तो क्या यूज करना पड़ेगा? एनीवन? बताइए, शांतनु कुमार। कि अब नाम ले रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब कि वो मीटिंग में उनका एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शांतनु कुमार, वेटिंग रूम में भेज रहे हैं आपको। आशीष राहुल, यस सर। बताइए। क्या सर क्या? देखिए अब क्या बोल रहे हो, अभी जो चीज
ये पूछ रहे हैं कि अगर हमको रो और कॉलम ऑपरेशन करना है, तो रो और कॉलम ऑपरेशन में अगर हम रो और कॉलम वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा यहाँ? सर रन टाइम में इनपुट ले लीजिएगा। शॉर्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, कोलोन इक्वल टू, जीरो से लेकर 2 तक। तो इसके अंदर हमको लोग क्या चेक करना है? कुछ नहीं, एंट्री करना है। तो एंट्री करना है तो उसके लिए fmt डॉट स्कैनर तो यहाँ पर आपका एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद फॉर लूप बंद हुआ, फिर क्रिएट हो गया। यहाँ पर फॉर लूप ओपन एक हुआ, फिर दूसरा फॉर लूप, और फॉर लूप बंद होगा। क्रिएट करने में हमको सिंपली जो है लूप चलाना है, फॉर लूप, रो के लिए, कॉलम के लिए, और स्कैनर के थ्रू एंट्री ले लेंगे। परसेंटेज डी है, इंटीजर टाइप है, तो डेटा परसेंटेज डी से एंट्री हो गया। इसके बाद सेम थिंग ट्रैवर्स के लिए, ट्रैवर्स के लिए क्या करना है? ट्रैवर्स के समय में आपको इस डेटा को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ यूज कर लेंगे। तो ट्रैवर्स, और ट्रैवर्स करने के ही दौरान जो है परसेंटेज, यहाँ पर एम्परसेंड लगेगा। यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, existing और प्रिंटफ के ही साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जेड और इसके लिए भी वर्क करेंगे। यानी कि जो वैल्यू एंट्री हुआ है उसको चेक करेंगे। इफ ए आर सी इज इक्वल टू 0, then we just enhance z plus plus else z plus plus। तो जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर काउंट भी हो जाएगा। z प्लस प्लस यहाँ एल्स बंद हुआ, फिर इसको बंद हो गया है, ये आपका और लूप बंद हुआ, यहाँ दूसरा फॉर लूप बंद हुआ।
तो यहाँ जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। अब इसमें एक वैलिडेट फंक्शन आपको यूज करना था, जिसमें ये वैलिडेट कर लेंगे। तो वैलिडेट में भी आप ये चीज चेक करेंगे ही, यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं, यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ न्यू में प्लस किया, फिर तो अभी सिंपली दो फंक्शन हम लोग लिखे, एक तो ट्रैवर्स जिसमें नॉन जीरो और जीरो एलिमेंट काउंट भी हो रहा है, और दूसरा अब यहाँ पर क्या है, जेड और इसको जेड को हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में वी हैव टू कॉल क्रिएट फंक्शन एज वेल एज ट्रैप फंक्शन। ठीक है, अब क्रिएट और ट्रैप फंक्शन जो यहाँ कॉल कर रहे हैं, इसके अलावा एक वैलिडेट फंक्शन भी कॉल करेंगे, जिसके थ्रू आप ये चेक करेंगे कि अगर जीरो एलिमेंट का संख्या ज्यादा है एरे में, तो हम स्पार्स इसका क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्पार्स क्रिएट करेंगे। स्पार्स क्रिएट करने के लिए फिर आपका जो मेथोडोलॉजी अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका यूज होगा। और फाइनली एक मेनू डिजाइन करेंगे इस फंक्शन मेन में स्विच के थ्रू, जिसमें हम किसी भी टू डायमेंशनल एरे के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट वी चेक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वर्किंग और नॉट। Enter the element of an array, because the size of the array is 3 by 3, that is 9. So 9 element is entered. Suppose 1, entry 3 और 2, 5 entry होगा। टोटल एलिमेंट 7 तो ठीक है।
बताइए यहाँ एंट्री 4 ही क्यों हुआ, 5 ही क्यों हुआ? R equal to 9. Equal to 0, R less than equal to 2. Enter the element of an array for I 0. तो 0 के लिए 0 1 2, फिर 1 के लिए 0 1 2, फिर 2 के लिए 0 1 2. Here C equal to 0, Z plus plus. Plus plus. इसमें बताइए तो एनीवन, हमको तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, बट व्हाई only 5 element is entered in place of 9? जीरो, चलिए C 0 1 2 तीन बार चलेगा, ठीक, और 3 बार चलेगा, आउटकम तो जब सही आ रहा है. एनीवन, कोई इसको देख पा रहे हैं?
इसमें आप देखिए तो क्या एरर क्या है, इस देखिए तो एनीवन। और आए हमको तो कोई एरर नहीं लग रहा है इसमें, स्किप क्यों कर रहा है वैल्यू। अगर हम इस लूप को हटा दें, expected child, फिर इसमें साइज का एरर आ रहा है क्या? मतलब आप वहाँ पे हैं? इंट लिए हैं सर? सर आप सिर्फ वहाँ पे इंट लिए हैं, मतलब चलिए इंट है 60 सर इंटीजर का वहाँ पे सर ऊपर में सर इंट लिए हैं सर आप, मतलब सर साइज मेमोरी का इशू हो रहा है, उतना ले नहीं पा रहा है क्या? लेकिन ये जीरो से तो चला रहा है, जीरो से दो तक जाएगा तो तीन होगा ना। अच्छा हाँ, 2 ही तक चला रहे अगर तीन लेंगे तो इसको लेस देन लिखना पड़ेगा, बात वही बराबर ही होगा। और तो कोई मैकेनिज्म यहाँ पर डिफरेंस दिख नहीं रहा हमको। इसमें टोटल 9 स्पेस देकर लिखें, स्पेस देकर लिखने से नहीं ना, हमको इंटर भी करेंगे तो लेना चाहिए। सिंटैक्टिकल या लॉजिकल सही है, ये पैरामीटर टेकिंग में कहीं दिक्कत है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो 1 इंटर 2 इंटर 5 इंटर 0 से कॉल आ जा रहा है। 3 और 2 5 के बाद आपका एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द लिस्ट आ जा रहा है। तो जस्ट चेक इट, अदरवाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन when we press enter then the problem occurs। एंड ये स्पेस देकर तो हम आगे तक भी जा सकते हैं, तो आई जस्ट चेक दैट वन ऑल्सो कि अगर आगे तक जाएंगे तो उस केस में 1 2 5 0 0 0 1 4 6 7 कंसीडर करेगा 1 4 6 तक ही, जो लूप है उतना ही तक।
इंटर को भी काउंट कर ले रहा है क्या? करेक्टर किस चीज का प्रोग्राम बनाना है सर? सिंपल एक मैट्रिक्स एंट्री करना है आपको। मैट्रिक्स एंट्री करना तो ठीक ही तो है सर, क्या गलती आ रही है? है, ठीक ही तो लग रहा है, गलती क्या आ रहा है? गलती नहीं है। गलती ये है कि जब हम एंट्री एंट्री ले रहे हैं ना, एंट्री ले रहे हैं तो इसमें 9 एंट्री आना चाहिए ना। अगर ये लूप चल रहा है 0 to 3 0 to 3 तो 9 एंट्री आना चाहिए। लेकिन इसमें 5 एंट्री के बाद जो है नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर ले रहा है। ओपनिंग 1 है, 2 तो है, वो लूप 3 सर है। जो लगाए सर, वो नेस्टेड लूप की तरह ही काम कर रहा है ना सर, फिर कौन? दोनों अलग अलग लूप चल रहा है। जो फंक्शन जो सर क्रिएट किए हैं सर यहाँ पे, क्रिएट फंक्शन जो है, तो यहाँ पर एज ए नेस्टेड लूप काम कर रहा है या फिर दो अलग अलग लूप चल रहा है? फॉर और रो और कॉलम के लिए तो नेस्टेड नहीं लिया हुआ है। ये आपका ओपनिंग है ना, कॉलम रो के लिए। हाँ हाँ हाँ। ओपनिंग के बाद कॉलम आपका स्टार्ट है, यानी कि फर्स्ट रो एक सेलेक्ट होगा, उसके बाद उसमें पूरा कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट होगा। जब कॉलम फिर क्लोज होगा तो फिर से आपका रो इनहांस होगा। ये रो आपका बंद है। यहाँ पर अगर न्यू लाइन क्रिएट करेंगे तब भी कोई आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक एंट्री के बाद आपका जो है न्यू लाइन कर्सर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको तो फॉर्मेटिंग करना नहीं है, यहाँ पर जनरल एंट्री लेना है 9 एलिमेंट को। तो आर के लिए सी 3 टाइम्स कॉल होगा हर वैल्यू के लिए। तो आर 0 के लिए 0 1 2, 1 के लिए 0 1 2 और 2 के लिए 0 1 2। तो एक बार 0 0 0 1 0 2 जाएगा, एक बार 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 1 2 2 जाएगा। तो ये इसमें जैसे एंट्री आप कर रहे हैं तो टोटल 9 आपका एंट्री होना चाहिए ना। तो 1 एंट्री किया, 1 के बाद एक इंटर किया, ठीक है, फिर 2 एंट्री किया, तीसरा इंटर किया, 4 6 7, इसके बाद 3 2 5 के बाद आपका जो है, अब 5 तक में हम लोग कितना बार इंटर प्रेस किए हैं? तो 1 के बाद इंटर किए 5 1 6, 2 4 के बार। बाद 2 के बाद किए 7, 4 के बाद किए 8 और 6 के बाद किए 7। यानी कि जो इंटर कर रहा है उसको भी काउंट कर रहा है ये। और बाकी उसको एज्यूम जीरो कर ले ले रहा लेना है है। 0। यानी जब हम इंटर कर रहे हैं तो उसको 0 एज्यूम कर रहा है। जैसे इसलिए देखिए 1 के बाद इंटर किए तो 1 के बाद 0 आया, फिर 2, फिर 2 के बाद इंटर किए तो 2 के बाद 0 आया, फिर 4, 4 के बाद इंटर किए तो 0 आया, फिर 6, 6 के बाद इंटर की तो 0 आया, और 7। इसलिए हर बार इंटर की अगर प्रेस कर रहे हैं तो वहां पर उसको वो 0 ट्रीट कर रहा है। तो इफ भी इसका एक ही उपाय है कि आप स्पेस करके एलिमेंट को लीजिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देन बताइए कोई इसमें कैसे ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करिएगा। बिकॉज अगर इंटर को ये यूजर को थोड़े आप बता पाइएगा कि स्पेस करके आपको एंट्री लेना है। स्पेस करके तो एंट्री आपका आगे तक लेगा, लेकिन आपका जो क्रिएटेड फिक्स साइज है उसी तक आपका वैल्यू एंट्री होगा। जैसे हम 7 8 9 तक लिए तो 1 4 6 तक ही आपका वैल्यू एंट्री हुआ, 7 8 9 आपका वो डिस्कार्ड हो गया। आपका ये वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एंट्री जो है वो इंटर को भी काउंट कर रहा है, यानी इंटर को एज ए 0 काउंट कर रहा है। अब उसके लिए अगर हम लोग डायरेक्ट एड्रेस पास कर दें, इसके लिए तो यहाँ तो उस तरह से करेंगे।
Now it will work. Is it clear? तो यहाँ पर आपके पास गो में स्कैन एक प्रोविजन है जिसके थ्रू आप इनपुट ले पाएंगे। स्कैनफ में आपका जो है वो पर्टिकुलर कर्सर काउंट कर रहा है, तो डायरेक्ट एड्रेस देंगे जहां पर आपका डेटा होगा। तो ये चीज गो प्रोग्रामिंग में ही आपका जो है यूज हो रहा है। और लियर इन सी आप डायरेक्ट स्कैनफ से कर पा रहे थे। दैट्स व्हाई आई टेक दिस एग्जांपल। स्कैन, आप स्कैन करने से आपका जो है जितना साइज है उसी के हिसाब से ये वर्क करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा कि अब इसमें 0 एलिमेंट अगर हम लेते हैं 1 2 4 0 0 0 3 5 0 0 और सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट इज देयर। और 0 3 को एज ए 3 ही माना गया है। तो सीक्वेंस नाउ इट विल वर्क। अब ये काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या करना है आपको, क्लियर है? स्कैन Yes, sir. और स्कैनफ में यहाँ पर डिफरेंसेज है, क्योंकि आप यूज करिएगा जब आप कोई एरे का प्रोग्राम, तो वहाँ पर परेशान होना पड़ेगा आपको कि अगर ऐसे लेंगे तो लॉजिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, एड्रेस रिलेटेड इशू इज देयर। तो in place of a scanf we just preferred scan. Now you have to add one more function in this particular that will validate if the 0 is greater than non-zero. अगर 0 element ज्यादा है non-zero से, then we arrange the arrange the particular element in a sparse array. तो sparse array में हम इसको arrange करेंगे। तो इसको आप कंप्लीट करिएगा। स्पार्स एरे में नेक्स्ट इसमें ऐड करना है, दो चीज करना है आपको। स्पार्स एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्पार्स एरे में कन्वर्ट करने के लिए जो है, कोई भी एरे आपका स्पार्स एरे होता है, अगर उसमें ज्यादा 0 एलिमेंट है, उसको अरेंज करने का जो है एक ऑर्डर होता है। 3 टपल मेथड यूज करते हैं, जिसमें पहला रो आपका फिक्स हो जाता है और 3 कॉलम ही होता है उसमें एरे में, और केवल बी कंसीडर्ड ओनली नॉन 0 एलिमेंट, नॉट अ 0 एलिमेंट। तो इस प्रोग्राम को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम में ये फीचर्स एडअप करना है स्पार्स का। तो एक मेन होगा, मेन के अंदर ये सारे फंक्शन कॉल होंगे। और फाइनली जब ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा स्पार्स का कॉन्सेप्ट, स्पार्स का कैसे प्रिंट करना है आपको पता है। इसमें कॉलम आपका जो है 3 होगा, कॉलम 3 होगा, और रो जो है वो नॉन 0 एलिमेंट से एक ज्यादा होगा। तो जो स्पार्स के लिए जो सपोज एरे लेंगे, उस एरे का जो है 0th एलिमेंट और 0th यानी कि फर्स्ट रो, यानी कि ये आपका रो 1 है, उसका 0th एलिमेंट, और स्पार्स का फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, और स्पार्स का फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। इसको फिक्स कर देंगे। इसमें आप नंबर ऑफ रो को प्रिंट करा देंगे, नंबर ऑफ कॉलम को, और इसमें नंबर ऑफ नॉन 0 एलिमेंट। इसके बाद आपका जो लूप चलेगा, वो लूप आपका जो है इसमें रो के लिए 1 से चलेगा और कॉलम के लिए 0 to 2 चलेगा, यानी 0 से 2 के बीच में चलेगा, 0 1 2। रो आपका चूंकि 0 रो पर आपने फिक्स लोकेट कर दिया है फिक्स्ड वैल्यू, तो r इक्वल टू 1 से लेकर आपका जो नॉन 0 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो नॉन 0 एलिमेंट +1, नॉन 0 एलिमेंट +1 करेंगे, तो +1 ऑलरेडी आप यूज किए हुए हैं, तो यहाँ पर नॉन 0 एलिमेंट तक ये लूप चलेगा, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर एक वैलिडेट फंक्शन भी इसमें ऐड करना है आपको। जो वैलिडेट फंक्शन अब कल बताइएगा ना। हम बताएंगे ना, इसको करके लाइएगा। एटलीस्ट कम से कम एक भी कोई लैपटॉप से जुड़िएगा जिसमें इसको जो बनाएंगे दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बता दिए हैं।